बच्चों, आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में नया टॉपिक स्टार्ट किया गया था। नया टॉपिक क्या, टॉपिक वही चीज है, बट हम नए आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं कुछ नया। वो क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म आते हैं, उन टर्म्स को समझना, उन टर्म्स में हमें क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एट लीस्ट टर्म्स का मतलब क्या चीज है। एट लीस्ट अगर क्वेश्चंस में एट लीस्ट बोला गया है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में एट लीस्ट बोला गया है और प्रोबेबिलिटी बताने के लिए बोला गया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने सब एग्जांपल्स लेकर के आपको बताए थे कि आप कैसे सैंपल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ सैंपल स्पेस की, जैसे ए कॉइन टॉसेस 3 टाइम्स, ठीक है। ए कॉइन टॉसेस 3 टाइम्स, ए कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, S इज इक्वल टू, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे H T, ठीक है, H T, उसके बाद में आपको मिलेगा आपके पास में H T T, ठीक है। ये आपको सैंपल स्पेस मिलेगा, ठीक है। आगे की तरफ और भी बढ़ते हैं, T H उसके बाद में T H T, उसके बाद में आपको T T H और T T, ये आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको बनाना आ रहा है तो आप बना लीजिए इस तरीके से, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। H T, एक बार टॉस करने पर H T, दूसरी बार टॉस करने पर फिर H T, फिर तीसरी बार टॉस करने पर फिर H T। इस तरीके से आप सैंपल स्पेस बना लीजिए। H T, फिर टॉस करने पर H T, ठीक है। देखिए H का एक कॉम्बिनेशन हुआ, H T H का हुआ, H T H आपके पास में H T T हुआ, T H H हुआ, T H T हुआ, T T H हुआ और ट्रिपल T हुआ। ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है एक कॉइन को 3 बार टॉस करने का, ठीक है। अब हमें क्या चीज समझना है, हमें एटलीस्ट शब्द को समझना है। एटलीस्ट शब्द का मतलब क्या है, एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट शब्द को समझना है। एटलीस्ट शब्द का क्या मतलब है, एटलीस्ट का मतलब है, ठीक है, हमें कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, ठीक है। या तो हम कहें गेटिंग एटलीस्ट at least 3 हेड, ठीक है, ये चीज। और अगर हम डाइस की बात करें, रेडाइस स्टोन वंस एक बार थ्रो किया जाता है तो क्या करें, गेटिंग
एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4। अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं तो आपको 4 मिलना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इसको समझते हैं इस बात को कि एटलीस्ट का मतलब क्या चीज है। तो इसको आप एक हिंदी में लिख सकते, इसको समझ सकते हैं, आसानी होगी आपके लिए समझने की। तो हिंदी का क्या मतलब है? कम से कम, कम से कम। और इसको और ज्यादा बोलो, कम से कम जहां तक बोला गया है वहां तक या और उससे ज्यादा। ठीक है बेटा, जहां तक बोला गया है वहां तक और उससे ज्यादा। एटलीस्ट में हम इस चीज को हम यूज करते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम मतलब होता है जहां तक बोला है, जहां तक कम से कम बोला है वहां तक और उससे ज्यादा भी चलेगा। जैसे गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, इसका क्या मतलब है? हमें 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। 2 हेड से ज्यादा भी आए तो परहेज नहीं है। 2 हेड से ज्यादा भी आए तो परहेज नहीं है। हम 2 हेड से ज्यादा भी लेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपके पास में? 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। 2 हेड से ज्यादा भी मिलेगा तो हम इनकार नहीं करेंगे, लेंगे उसको। ठीक है, 3 हेड वाले भी हैं, 2 हेड से ज्यादा है ये, चलेगा, लेंगे इसको। 2 हेड तो लेना ही लेना है। फिर और फिर यहां पास ये हो गया हमारे फेवर में। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, ये हमारा फेवर हो गया, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया। ठीक है बेटा, तो हमें जो शब्द है एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम, मतलब जहां तक बोला गया है वहां तक तो लेना ही लेना है। अगर उससे ज्यादा मिलता है तो परहेज नहीं करेंगे, उसको भी ले लेंगे, वो भी काउंट कर लेंगे, हम ले लेंगे उसको। जैसे हमने 3 हेड के बारे में बात किया है कि 3 हेड भी ले लिया हमने। ठीक है, जैसे यहां तक की अगर बात करें, गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, 3 हेड तो लेना ही लेना है, 3 हेड से नीचे नहीं जाना है, 3 हेड के ऊपर ही लेना है। अब 3 हेड से ज्यादा तो है नहीं इसमें, ये पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास इसमें 3 हेड से ज्यादा है नहीं, तो ये आएगा केवल H H, बस एक पेयर बनेगा। तो अब हम बात करते हैं वन डाइस थ्रोन की। तो वन डाइस थ्रोन की सैंपल स्पेस का अगर बात करें हम, सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन हमसे बोला है गेटिंग एटलीस्ट 4। ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट 4, जो नंबर आए वो कितना हो? 4। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 4 मतलब 4 या 4 से ज्यादा। एटलीस्ट 4 मतलब 4 और 4 से ज्यादा। तो 4 तो हाई है, कम से कम 4 तो होना चाहिए, और 4 से ज्यादा भी आएगा तो भी चलेगा। 4 से ज्यादा क्या चीज है? 5 और 6। डाइस में 4 से ज्यादा कौन सी चीज है? 5 और 6। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा बेटा आपके पास। ठीक है, एटलीस्ट का क्या मतलब है? अब हम समझते हैं एट मोस्ट का क्या मतलब है। एट मोस्ट में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या फिनोमिना होते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
अब यहां बात करते हैं एटमॉस्ट की। एटमॉस्ट का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब है इससे। और हिंदी में क्या लिखेंगे तो अपने 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 लिए समझने के लिए वो क्या लिखेंगे, अपने लिए समझ लेंगे जहां तक बोला गया है वहां तक, और उससे ज्यादा की जगह पर क्या हो जाएगा, कम। मतलब कम भी आएगा तो भी चलेगा। कम का मतलब क्या है, अगर ना भी हो तो भी चलेगा, लिया ही जाएगा। कम से ज्यादा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं गेटिंग एटमॉस्ट वन हेड, getting at most one head, getting at most two tail, getting at most two tail, दो टेल होने चाहिए, ठीक है। डाइस के बारे में बात करें, डाइस स्टोन 1 2 3 4 5 6, ये तो आउटकम्स हो गए इसके। लेकिन हमें समझना है गेटिंग ए नंबर एट मोस्ट 4, मैंने वापस एटलीस्ट 4 बोला था, या एटमॉस्ट शब्द का यूज कर रहा हूं, एटमॉस्ट 4। तो गेटिंग एटलीस्ट की जगह पर हमने क्या लाया, एटमॉस्ट लाया। एटमॉस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मतलब जहां तक बोला गया वहां तक और उससे कम, इसका ये मतलब होता है। मतलब शब्द तो कुछ और है लेकिन करना कुछ और है, उल्टा करना है। तो यहां पर अगर लिखे इसके लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, at most one head या one head से कम। one head से कम कितना, बिना हेड वाला भी होगा तो चलेगा, ठीक है। बिना हेड वाला होगा तो भी चलेगा। तो बिना हेड वाला, वन हेड वाला कौन है भाई, वन हेड वाला ये है H T T, एक ये है। दो हेड वाला ये एक ये है T H T, एक हेड वाला ये T T H, और उसके बाद में बिना हेड वाला भी है, ये बिना हेड वाला भी है, तो बिना हेड वाला भी चलेगा, ठीक है। बिना हेड वाला कम से कम होगा, एटमॉस्ट का मतलब होता है कम, जहां तक बोला वहां तक या उससे कम। तो उससे कम कितना हो सकता है, कुछ भी ना है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं है, कुछ भी ना है मतलब क्या चीज है, जो चीज चाह रहे हो ना है, दूसरा कुछ है उसमें तो है ही नहीं ना, तो वो भी चलेगा आपका। गेटिंग एट मोस्ट टू टेल, समझिएगा इस बात को। एट मोस्ट टू टेल, दो टेल होने चाहिए और दो टेल से नीचे होने चाहिए। दो टेल वाले कौन से हैं, दो टेल वाले भाई साहब ये हैं STT, THT, TTH, और दो टेल से नीचे वाले भी चलेंगे, ठीक है। दो टेल से नीचे वाले भी चलेंगे, दो टेल तो है ही नहीं, एटमॉस्ट टू टेल, दो टेल के नीचे वाले भी चलेंगे। तो एक टेल किसमें है, इसमें है THH, और एक ही टेल इसमें है HTH, और एक ही टेल इसमें है HTT, और उसके बाद में बिना टेल वाला भी है HHH, ठीक है। 7 काउंटिंग हो गई। अब यहां बात देखा जाए क्या निकाला, एटमॉस्ट 4 यानी 4 या 4 से कम। तो 4 से कम, 4 ये है, 4 से कम 3, 2 और 1, ये हमें मिल गया।
ठीक है, तो ये चीज शब्द है आपके पास समझने के लिए। आई होप, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और अब आपकी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर और शब्द बोला गया है, दो प्रोबेबिलिटी में और शब्द का यूज किया गया है, तो उन प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, अगर प्रोबेबिलिटी में दो प्रोबेबिलिटी के बीच में दो क्या नाम है, आउटकम्स के बीच में, इवेंट के बीच में और शब्द का यूज किया गया है, दो इवेंट के बीच में और शब्द का यूज किया गया है, तो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर ऐड शब्द का यूज किया गया है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना बेटा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही चीज है कि इस दो बार इस कंसेप्ट पे सवाल पूछ चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन से गलत हो। अगर दो इवेंट्स के बीच में आपके और शब्द का यूज किया गया है तो उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम पूछा गया आपके पास में, तो उन दोनों इवेंट्स, दो या तीन इवेंट जितने भी हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी फाइनल मिल जाएगी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। दोस्तों, आपको बोर्ड में लिखी हुई चीजें दिख रही होंगी आपको, ठीक है, बोर्ड में लिखी हुई चीजें दिख रही हैं। क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी का, क्लास 10, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है बेटा, आपको कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसके उल्टे बतानी, गेटिंग वन हेड, गेटिंग ए हेड, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। When a coin is tossed once, अगर कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो बतानी है। Also find the probability of getting a tail, और उसके साथ में getting a tail यानी प्रोबेबिलिटी टेल की कितनी होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम फार्मूला तो आपने डिस्कस कर लिया था, तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सैंपल स्पेस कितना है, सैंपल स्पेस ये भैया एक बार आपको सिक्का उछालना है और एक बार सिक्का उछालने पर जो हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या जो टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक बार सिक्का उछालते हैं तो क्या मिलेगा, एक बार सिक्का उछालने पर, टॉस करने पर या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। कितने पॉसिबल आउटकम्स, दो ही पॉसिबल आउटकम्स बोलो भाई, कितने पॉसिबल आउटकम्स, दो ही पॉसिबल आउटकम्स, हेड या टेल, हेड या टेल। अब हेड या टेल मिल चुका है तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो चलिए बेटा बात करते हैं पी हेड की। हमें क्या चाहिए, फेवर में हेड चाहिए, तो हेड कितनी बार है, एक ही बार तो है, तो एच, और टोटल कितने हैं, एक ही बार हेड है, तो टोटल हमारे फेवर में आउटकम्स कितने, एक ही आउटकम्स है तो 1। टोटल कितने आउटकम्स है, 2 हैं, कितना हो जाएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से आपको अगर बात किया जाए तो P टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसका अगर देखा जाए तो पॉसिबल आउटकम्स में फेवर में कितना है, फेवर में हमारे 1 है तो 1/2। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आई 1/2, किसकी, टेल की प्रोबेबिलिटी निकल के आई 1/2 और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई 1/2। जरा एक बात को ध्यान दें, P हेड प्लस P टेल, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा, 1/2
प्लस 1/2 कितना मिला 2/2 और 2/2 का मतलब क्या है 1 है। तो यहाँ पास आपको ये समझाना चाह रहा था कि सभी पार्ट जो हैं जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली का मतलब है सबके पार्ट सभी पार्ट से जितने भी आउटकम्स हैं सभी के बराबर आने के चांसेस हैं और सभी का ऐड जो है सम जो है सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, और वीडियो नोट डाउन। दूसरे क्वेश्चन से बात करते हैं आपके साथ। दूसरा क्वेश्चन सी है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी इवेंट बार बार मैं लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी इवेंट ई पी ई इक्वल टू कितना होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स कह सकते हैं हम। ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी आपके पास में। अब यहां पास क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने है। ये क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स ए रेड ए ब्लू एंड ए येलो बॉल। एक जो बैग है वो क्या कंटेन करता है, ए ब्लू ए रेड और एक येलो बॉल कंटेन करता है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, जितनी भी बॉल्स हैं सभी सेम साइज की हैं। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग। एक कृतिका नाम की लड़की है, उसने क्या किया, एक बॉल को बैग से बाहर निकाला। क्या निकाला, एक बॉल को बैग से बाहर निकाला और सभी बॉल एक साइज की हैं। विदाउट लुकिंग इनटू इट, बैग में बिना देखे हुए बैग से बाहर निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी टेक्स आउट द, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो लड़की है वो बाहर बॉल निकाल के ले आई है। वो कौन सी बॉल है, येलो बॉल है या फिर रेड बॉल है या फिर ब्लू बॉल है। उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो लड़की जो है कृतिका वो जो बाहर बॉल निकाल करके लाई है, किससे, बाहर जो बॉल निकाल करके लाई है बैग से, उसकी प्रोबेबिलिटी येलो होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और ब्लू होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हम अगर देखते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस की अगर बात करें, सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस एस कितना हो जाएगा, 1 रेड 1 ब्लू और 1 येलो। बस एक ब्लू एक ही रेड और एक ही येलो हमारे पास में। तो पी इवेंट हमारे फेवर में, पी रेड, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चाहिए। तो आप जानते हैं क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला लिखिएगा वहां पर, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता रहूंगा हमेशा। ठीक है, पी रेड, सॉरी पी रेड की जगह पर हमको पहले निकालना पी येलो। पहला नंबर पी येलो, पी येलो टोटल येलो कितने हैं 1 और टोटल बॉल कितनी है 3, तो 1/3 हो गई आपके पास में। इसकी प्रोबेबिलिटी येलो की। इसी तरीके से पी रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास में, रेड की 1 ही है, रेड की एक ही बॉल है फेवर में हमारे। उसके बाद में टोटल बॉल कितनी है 3 है तो 1/3। पी ब्लू, क्या है पी ब्लू, तो ब्लू बॉल भी एक ही है और टोटल कितनी है 1/3 है। तो अगर तीनों का सम करूं मैं, तीनों का सम करूं तो तीनों का सम कर देंगे, मुझे तीनों का सम 1 आता है। ठीक है, करके देख लीजिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
चलिए बात करते हैं एग्जांपल थर्ड एंड एग्जांपल फोर्थ। एग्जांपल थर्ड आपके सामने है। सपोज वी थ्रो ए डाइस वंस। हम क्या करते हैं, एक डाइस को वंस एक बार थ्रो करते हैं। तो एक बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना है, सैंपल स्पेस एक आएगा, दो आएगा, तीन होगा, चार होगा, पांच और छह होगा। सैंपल स्पेस लिख दिया। यू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है, वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हमारे फेवर में क्या है, पहला नंबर में फेवरेबल क्या है आपके पास में, फेवरेबल आपके पास है, फेवरेबल इवेंट जो है आपके पास में इवेंट, वो कौन कौन सी है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ग्रेटर देन 4 के लिए कौन सा नंबर है, केवल 5 और 6 है भाई, 5 और 6 है। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको किसका, p ग्रेटर देन 4 चाहिए हमको, ठीक है। क्या चाहिए हमको, ग्रेटर देन नंबर जो है ग्रेटर देन 4 चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 4। ऐसे नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 4 का नंबर चाहिए हमको, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन सिंबल के रूप में दर्शाना तो सिंबल के रूप में दर्शाइए। तो हमारे पास 7 में कितने नंबर है ग्रेटर देन वाले, 2 ही नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास में, 6 हैं। तो कितना निकल के आएगा, p ग्रेटर देन 4 की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/3। इसी तरीके से आएंगे सेकंड पार्ट। आपको क्या चाहिए सेकंड पार्ट में, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है, 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा। इसका फेवर क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में फेवरेबल जो इवेंट है, फेवरेबल इवेंट जो है वो ये है कि 4 या 4 से बड़ा। तो 4 या 4 से बड़ा हमारे पास ये आउटकम्स है। तो आपको क्या चाहिए, p ग्रेटर देन, जो नंबर होगा ग्रेटर देन 4 तो होगा ही होगा, लेकिन 4 के बराबर भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है, ये होगा। तो हमारे पास कितने नंबर है, 3 और ये 6। तो कितना मिला आंसर, आंसर मिला n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। क्लियर है, क्लियर है, चलिए। हाँ, तो पॉज द वीडियो नोट डाउन। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको फार्मूला याद हो गया, बस सिंबल्स लिखूंगा। t इक्वल टू फेवरेबल के लिए f और टोटल के लिए tp, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, ये लिखूंगा। लेकिन आपको पूरे फार्मूले लिख के आना है, पूरा लिख के आना है जो लिखा होता है। अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूं। एग्जांपल नंबर 4 की अगर बात करूं, मैंने कार्ड के बारे में आपको डिस्कस कर लिया था। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, यानी जो आपके पास में एक कार्ड आ रहा है वो वेल सफल अच्छी तरीके से मिक्स करे हुए 52 पत्तों से बाहर आ रहा है। क्या रहा है कि आपके पास एक कार्ड, जो वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड बाहर निकल जा रहा है, क्या निकला, फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी 52 पत्तों के अच्छे तरीके से सेट मिक्स कर दिया गया है, उससे एक कार्ड को बाहर निकाला गया है, एक कार्ड को बाहर निकाला गया है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड विल बी, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो कार्ड जो बाहर निकल गया है विल बी एन एस, नॉट बी एन एस, विल बी एन एस, नॉट बी एन एस। ये समझिएगा, मैं दोनों चीज आपको बताऊंगा, विल बी एन एस, नॉट बी एन एस, ठीक है। तो हमारे पास, आपके पास टोटल कार्ड कितने हैं बेटा, टोटल कार्ड क्या आपके पास में, हाँ टोटल कार्ड है 52। इस कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकाला गया, एक कार्ड बाहर निकाला गया, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं,
फेवरेबल इवेंट, टोटल इसको लिखना तो पॉसिबल है नहीं है, लेकिन कितने इवेंट हैं? टोटल इवेंट है 4। पहले वाले केस में, पहले वाले केस में क्या है, आपके जो वन कार्ड जो है ड्रॉ किया गया है DNS, क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। एस मतलब इक्का, और उसका फेवरेबल आउटकम कितना? 4 इक्के होते हैं तो 4 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उन 4 इक्कों में से कोई भी इक्का आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन एस होना चाहिए, यानी इक्का होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बाद में, प्रोबेबिलिटी के बाद में बात करते हैं क्या निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू F अपॉन TP। F अपॉन TP का मतलब है, पूरा नाम लिखिएगा, P इज इक्वल टू F अपॉन TP फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल, ठीक है। तो अब आपके पास फेवर में कितने हैं? 4 है। PIS कितना होगा? 4/52। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/13। इसके बाद सेकंड कह रहा है आपको B नॉट BNS, नॉट BNS, और मैंने आपसे बताया था कि होना और ना होना दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब अगर देखा जाए PNS प्लस P नॉट BNS, यानी प्रोबेबिलिटी एस की और प्रोबेबिलिटी एस की नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एस की और प्रोबेबिलिटी एस की नहीं, इसका मतलब P इवेंट प्लस P नॉट इवेंट की सम कितना होता है? 1 के बराबर होगा। जब 1 के बराबर होगा तो P इवेंट यानी एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13 प्लस P नॉट B एंड S इक्वल टू 1। तो P नॉट B एंड S क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/13। अब एलसीएम लेंगे, 13 1 जा 13 में से 1 चला गया तो 12/13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपको? 12/13। एक तरीका और निकालने का ये समझिएगा, क्या है तरीका वो? अब आपको एस नहीं चाहिए, एस जो पत्ता आया है वो एस नहीं चाहिए, एस के अलावा और कोई पत्ते आएंगे तो चलेगा। जब एस नहीं चाहिए तो एस को हटा दीजिए आप, ठीक है। उस एस में से आप पूरे 52 पत्ते में से 4 पत्ते बाहर कर दीजिए, तो बचे आपके पास, आपके फेवर में कितने पत्ते बचे? आपके फेवर में एस नहीं चाहिए, एस नहीं चाहिए का फेवर है, तो एस नहीं चाहिए तो आपके पास 48 कार्ड है। आपके पास 48 कार्ड में से कोई भी कार्ड आ जाएगा, लेकिन एस नहीं आना चाहिए। तो 48 कार्ड में से कोई भी कार्ड ले लीजिए, इसका मतलब आपका फेवर में कितना है? आपको आपके फेवर में जो है वो 48 कार्ड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी E नॉट, मैं सब यूज कर रहा हूं, जगह कम है, तो P E नॉट की वैल्यू हो गया 48/52, ये आएगा 12/13, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 की। तो एग्जाम्पल 5 का है 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा। 2 प्लेयर है आपके पास में, संगीता एंड रेशमा, समझिएगा। 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। दोनों क्या करते हैं? टेनिस मैच को प्ले करते हैं। इट इज नोन दैट, आपको पता है कि दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। रेशमा की विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेशमा के विन करने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। रेशमा के विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब एक बात सोचिए, दो बंदे खेल रहे हैं, एक बंदा जीतेगा तो जाहिर सी बात दूसरा बंदा हारेगा। अगर आपके पास रेशमा और आपके पास में सविता के बीच में मैच हो रहा है, सविता जीतने के कितने परसेंट चांसेस रखती है? 0.62% चांसेस रखती है। तो जीतेगी कब रेशमा?
सॉरी, सविता कब जीतेगी? जब रेशमा हारेगी। इसका मतलब सविता के जीतने के जितने चांसेस हैं उतने ही चांसेस रेशमा के हारने के हैं कि सविता तभी जीतेगी जब उसी परसेंटेज पर आपके उसी चांसेस पर आपके रेशमा हारेगी। इसका मतलब सविता के जीतने की और रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेम ही है। तो क्या है भैया, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो हारने की कितनी होगी इसकी? रिवर्स कर लीजिए, जब सविता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। ठीक है, सेंस लगाइए कि भैया सविता जीतती है तो रेशमा हारेगी तभी सविता जीतेगी। अगर रेशमा नहीं हारेगी तो सविता नहीं जीतेगी। तो रेशमा हार गई है, कितने प्रोबेबिलिटी पर हारी है? 0.62 पे हारी है। कितने पॉइंट से हारी है? तो सविता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62 है। ठीक है, और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो जीतने की है वही रेशमा के हारने की है। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच probability of Sangha winning the match। ये क्या है? विनिंग द मैच। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा losing the मैच। इसका तो यही मतलब, इसका मतलब P is winning, सविता winning, सविता winning, ठीक है, इज इक्वल टू P रेशमा लूजिंग। अब हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ तो लॉजिक मिला है कि रेशमा जीतेगी कब? रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेशमा तभी जीतेगी जब सविता हारेगी। तो रेशमा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सविता लूजिंग। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग कितना है? इसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सविता लूजिंग। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं कि P विनिंग सविता विनिंग प्लस T सविता लूजिंग इक्वल टू कितना होगा? 1। यानी जीतने और हारने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। जीतने और नहीं जीतने, नहीं जीतने का मतलब क्या? हारने। जीतने और नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? केवल सविता वाले का 1 होगा। तो यह है 0.2 और P सविता नॉट विनिंग कह सकते हैं, लूजिंग भी कह सकते हैं। नॉट विनिंग इज इक्वल टू 1। तो P
सविता नॉट विनिंग कितना है 1 माइनस 0.62 सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या मिला? सब्ट्रैक्ट करने पर 0.38 मिल रहा है। तो ये जो 0.38 आया है ये किसकी प्रोबेबिलिटी आएगा? ये हारने की है सविता के, और हमें क्या चाहिए? जीतने की चाहिए। किसके? रेशमा के। भैया रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी यही है। तो P विनिंग रेशमा कितना हो जाएगा? 0.38 P विनिंग रेशमा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच कितना हो जाएगा? 0.38 हो जाएगा। पॉसिबिलिटी और नोट डाउन। चलिए अब हमारे पास एग्जांपल 6 है। क्या है एग्जांपल 6? कह रहा सविता एंड अमिता आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव। दो दोस्त हैं, दोनों की दोस्तों की प्रोबेबिलिटी का जो आपको बोला गया कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बताना। तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये निकाल लेते हैं हम। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पूरे की पूरी अगर बात करें हम, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बोथ विल हैव सेम डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे, ठीक है। डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे। सेम बर्थडे का मतलब क्या चीज है? दोनों का एक ही दिन में बर्थडे हुआ हो, और हम कहें दोनों एक ही दिन में हो गया तो अलग अलग दिन की जरूरत हमको नहीं पड़ी। लेकिन हमें यहाँ पर डिफरेंट बर्थडे की बात चाहिए, सेम बर्थडे की बात नहीं चाहिए। तो डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे अलग अलग चीज है। डिफरेंट मतलब एक दिन हुआ है, उसके अगले दिन वो किसी दिन भी हो सकता है। तो किसी दिन भी हो जाएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा, और अगर किसी दिन नहीं हुआ सेम दिन हो गया तो सेम बर्थडे हो गया। तो भैया 365 में से एक दिन तो ऐसा हो जाएगा इसमें दोनों की का बर्थडे हो जाएगा सेम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले हम निकाल लेते हैं सेम बर्थडे का, ठीक है। किसका निकाल लेते हैं? सेम बर्थडे का निकाल लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसका? डिफरेंट बर्थडे का, ठीक है। अगर आप डिफरेंट बर्थडे की बात करते हैं तो मैं बात करता हूं, तो भैया आपको एक दिन हटा करके एक दिन अगर एक का हो गया है तो आपके पास दूसरे वाले के लिए बर्थडे के लिए 365 में से 364 दिन बचे हुए हैं। 364 दिन में किसी भी दिन अगर उसका बर्थडे हो गया, 364 दिन में से किसी भी दिन उसका बर्थडे हो गया दूसरे वाले का, तो डिफरेंट डे हो जाएगा। डिफरेंट डे हो जाएगा, समझिए। अगर एक दिन 1 जनवरी को पहले वाले बंदे का बर्थडे हो गया तो डिफरेंट डे होने के लिए ये वाला हटाना पड़ेगा। इस दिन नहीं होना चाहिए उसका बर्थडे। इसके अलावा किसी भी दिन हो सकता है। इसके अलावा आपके पास में 364 डे बचे हुए डिफरेंट डे लिए। 364 डे बने होंगे। अगर 364 डेज में किसी भी दिन हो जाएगा तो डिफरेंट बर्थडे होंगे, और अगर वो जनवरी को ही हो गया तो सेम बर्थडे होगा। इसका मतलब हम अगर देखें तो P डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे की अगर बात करें तो हमारे लिए डिफरेंट के लिए क्या है? एक दिन तो हटाना पड़ेगा। 364 यानी 364/365। क्वेश्चन में लीप ईयर की बात नहीं, डाल लीप ईयर को इग्नोर करने के लिए कहा है, ठीक है। उसके बाद ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? P सेम बर्थडे सेम बर्थडे का मतलब एक ही दिन दोनों का बर्थडे हो जाए। एक ही दिन अगर दोनों का बर्थडे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब एक ही दिन की बात कर रहा है कि सेम बर्थडे, तो एक दिन तो
फिक्स होगा 364 दिन में से एक दिन तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें दोनों का बर्थडे सेम हो जाता है। फेवरेबल कितना है? एक ही दिन है, 364 नहीं, 365 नहीं है, क्योंकि 365 में से एक दिन तो कंपलसरी कोई ना कोई है ही जिसमें दोनों का बर्थडे क्या है? सेम है। तो 1 बाई 365, ठीक है। पॉज द वीडियो नोट डाउन। हाँ, इसमें 3 फ्रेंड के बारे में एक लॉजिक चलता है, 3 फ्रेंड का भी आपका सेम बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे की बात होती है। तो सेम लॉजिक है, डिफरेंट बर्थडे के लिए 364 1 365 और सेम बर्थडे के लिए पूरे 365 में एक दिन तो कॉमन ही होगा जिसमें सेम बर्थडे हो सकता है, ठीक है। पॉज द वीडियो नोट डाउन। चलिए बेटा एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 हमसे क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 7 की बात करें, एग्जांपल नंबर 7 कहता है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 10 ऑफ ए स्कूल ऑफ 25 गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। 40 स्टूडेंट्स का एक 10th क्लास है। स्कूल में 10th क्लास में आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, उन 40 स्टूडेंट्स में 25 गर्ल्स हैं एंड 15 आर बॉयज, ठीक है। 25 लड़कियां हैं और 15 क्या है? लड़के हैं। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट। क्लास टीचर जो है एक बंदे को सिलेक्ट करना चाहता है एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। आपके पास में उसको सेलेक्ट करना चाहता है एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो क्लास की सारी बातों को रिप्रेजेंट करे, सारी क्लास को करके ना जाए, सारे बच्चे किसी के सामने ना जाए, वो क्लास का एक बंदा जाए और अपने क्लास की बात को रख दे। जैसे आपके यहाँ से विधायक और एमपी चुने जाते हैं, ठीक है, विधायक और सांसद चुने जाते हैं, तो विधायक अपने क्षेत्र का पूरी की पूरी बातें जाकर के विधानसभा में उठाता है और जो एमपी मतलब सांसद जो होता है वो सारी की सारी बातें अपने क्षेत्र की सारी बातें वो संसद भवन में उठाता है और देश की बातें संसद भवन में उठाता है, ठीक है। तो पूरा एरिया जाकर के संसद भवन में नहीं जाता है, जो आपने रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना हुआ है वही आपकी भाषा को जाकर के वापस बोलता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पास क्लास टीचर एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करता है। One student as a class representative, she writes the name of each student on a separate card. अलग अलग कार्ड में वो नाम लिखता है लड़कों लड़कियों का। The card being identical, कार्ड क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना है। Then she puts card in a bag and stacks them. और वो कार्ड को बैग में रखती है और आसानी से मिक्स कर डालती है। अब उसके बाद क्या चीज है? She then draw one card from the bag, और वो बैग से एक कार्ड फिर से निकालती है, What is the probability that the name written on the card is the name of? क्या होना चाहिए? उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नाम लिखा हुआ है कार्ड में वो नाम क्या होना चाहिए? एक लड़की का नाम होना चाहिए या फिर एक बॉय का नाम होना चाहिए। तो हमारे पास आपको बस फार्मूला पता है, टोटल नंबर कितने हैं? अगर बात की जाए टोटल नंबर कितने हैं? स्टूडेंट्स के 40 हैं, टोटल नंबर कितने? 40 हैं। तो हमको क्या चाहिए? पी गर्ल गर्ल की प्रोबेबिलिटी चाहिए और गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवर में आपके पास कितने हैं? फेवर में गर्ल कितनी है? 25 है और टोटल कितने हैं? 40 है। कितना मिलेगा आपके पास? 5/8। पी बॉयज क्या चाहिए? पी बॉयज की प्रोबेबिलिटी 15/40, तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। ये मिलेगा आपके पास में। पॉज द वीडियो नोट डाउन। आगे की तरफ आते हैं हम। चलिए अब हमारे पास एग्जांपल आपके पास है 8 और 9 है। एग्जांपल 8 क्या कहता है? एग्जांपल 8 कहता है ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मतलब सैंपल स्पेस बॉक्स के अंदर आपके पास क्या है? 3 ब्लू बॉल है, यानी 3 ब्लू बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है और उसके बाद में 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, ठीक है। बॉक्स के अंदर इतनी बॉलें हैं, यानी टोटल बॉल कितनी हो गई?
टोटल बॉल 3 2 5 5 और 4 कितना होगा 9 बॉल हो गई। ठीक है, बॉक्स के अंदर 9 बॉल हो गई। कह रहा है कि इफ ए मार्बल की बात हो रही है, मार्बल्स। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। एक मार्बल ड्रा किया जाता है बॉक्स से, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि उस मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो कह रहा है कि एक मार्बल ड्रा किया जा रहा है, इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आपको रैंडमली, आपको अचानक उस बॉक्स से एक मार्बल उठा लिया जाता है और बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी, दैट इट विल बी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो व्हाइट मार्बल हो। तो हम देखते हैं P व्हाइट मार्बल, P व्हाइट मार्बल व्हाइट का फेवर लिखता है, व्हाइट का फेवर 2 है और टोटल मार्बल कितने हैं 9 है। उसके बाद आपके पास में P ब्लू, P ब्लू मार्बल, P ब्लू मार्बल कितने आपके ब्लू मार्बल फेवर में कितने हैं 3 है और टोटल कितने हैं 9 है। इसका मतलब क्या मिलेगा 1/3। थर्ड नंबर P रेड मार्बल, रेड का फेवर कितना है 4 और ये हुआ 9, 4/9। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब यह समझते हैं एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 कॉइन को टॉस करता है। से वन इज ऑफ ₹1 एंड अदर इज ₹2। एक जो कॉइन है 1 रुपए का है और दूसरा कॉइन क्या है वो 2 रुपए का है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C gets at least one head, C gets at least one head, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। C gets at least one head, यानी 2 कॉइन को उछाला गया है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा 2 कॉइन को उछालने पर, तो 2 कॉइन को उछालने पर HH HT TH और TT ये होता है सैंपल स्पेस। 2 कॉइन के बारे में मैं सैंपल स्पेस निकाल चुका हूं। तो अब आपको चाहिए P इवेंट F अपॉन TP। समझ गए मुझे, पूरा फार्मूला लिखिएगा। तो P इवेंट का मतलब क्या है, आपके पास में फेवर में इवेंट की वैल्यू क्या आपके पास, आपके फेवर में इवेंट कितना है, आपके फेवर में इवेंट है कि भैया एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड भी चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड भी चलेगा और 1 हेड से ज्यादा भी चलेगा। तो 1 हेड हमारे पास कितना है 1 हेड और 1 हेड से ज्यादा है 2 हेड भी चलेगा, 1 हेड और ये 1 हेड और बाकी नहीं चलेगा। तो P एटलीस्ट वन हेड, मैंने एटलीस्ट का शब्द समझा दिया था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिया। एटलीस्ट का मतलब होता है जहां तक बोला है वहां तक या उससे ज्यादा। तो भैया ज्यादा वाला लेना, यानी 1 हेड से ज्यादा वाला कितना 2 हेड, तो इसमें 2 हेड भी ले लीजिए, कितना मिला 3/4। ये हो गया आपके पास में आंसर। ठीक है, ये एग्जांपल 9 तक हो गया बेटा आपके पास में। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और हम आपके इसी तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।